So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We are going to start a new chapter, mini chapter inside this huge chapter, that is payment of dues, claims and audit. ठीक है, दो मिनी चैप्टर्स बचे हैं, एक है ये एंड दूसरा है हमारा लास्टली बट नॉट द लिस्ट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर. ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे आज के आज एंड देन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आई हैव शेयर्ड ऑल द नोट्स प्रीवियसली, तो नोट्स वहाँ से कर लेना. मैं आपको सिंपल वे में इसको लिखा के समझा देता हूँ. ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट्स इजी, तो आपको अंडरस्टैंड करना है बस. ठीक, ओके, वी गोना स्टार्ट. सो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सेक्शन 43. सेक्शन देखेंगे 43. Now what is section 43? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज के बारे में बात किया गया है. क्या बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज. तो अगर बहुत सारा ड्यू जमा हो जाए तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस ड्यू को देने के लिए, ये है बात. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड सीखा है एम्प्लॉयर. इसका ड्यूटी होगा, हर एम्प्लॉयर का जो प्राइमरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी होता है ना इस कोड के तहत, वो ये है कि जो भी अमाउंट पेबल है, जैसे कि वेजेस, जैसे कि क्या बताओ, वेजेस, बोनस, ओवर टाइम एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पेमेंट उनको करना होगा. किनको? एम्प्लॉई को पेमेंट देना है. और कौन करेगा पेमेंट? एम्प्लॉयर. ठीक है, तो किसका ड्यूटी रहता है? ड्यूटी फॉल्स अपॉन एम्प्लॉयर. सिंपल बात है, ये तो सबको पता है ना. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर फेलियर हो जाए तो? इफ फेल्ड, अगर एम्प्लॉयर फेल हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा बता दो. बताओ फटाफट. कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि अगर जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर है, इफ द डायरेक्ट एम्प्लॉयर फेल्स, क्या बताओ, इफ द डायरेक्ट एम्प्लॉयर फेल, जैसे डायरेक्ट एम्प्लॉयर जैसे ब्रांच का मैनेजर है ना, मैंने कंपनी खोला है. अब मैंने कंपनी खोला है, फॉर एग्जांपल तुम टीसीएस में काम करते हो. ठीक है, तो जो टीसीएस छोड़ दो, फॉर एग्जांपल तुम रिलायंस ज्वेलर्स में काम करते हो. ठीक, तो तुम रिलायंस ज्वेलर्स में काम करते हो, तुम्हारा पेमेंट, तुम्हारा जो मंथली सैलरी है वो कौन देगा? उस रिलायंस ज्वेलर्स का जो मैनेजर है वो मैनेजर देगा. और ये मैनेजर है तुम्हारा डायरेक्ट एम्प्लॉयर. ठीक है, ये मैनेजर तुमको देगा, है ना. मैनेजर फेल हो जाए तो किसके ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा. अंडरस्टूड? या फिर सीधा तुम मुकेश अंबानी के पास चले जाओगे, मुकेश अंबानी के पास चले जाओगे, सर मेरा सैलरी जो है वो पेंडिंग है. ऐसा नहीं होता है ना. हाँ, फाइनल अथॉरिटी उन्हीं बोर्ड मेंबर्स के ऊपर जाएगा कि अगर वो लोग फेल कर रहे हैं अपने ही एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करने से. अब देखो, बात यह है कि सिंपल बात यह है कि अगर तुम रिलायंस ज्वेलर्स में काम करते हो तो मैनेजर जो है तुम्हारा, डायरेक्ट एम्प्लॉयर जो है, वो उसका ड्यूटी रहेगा तुम्हारा पेमेंट करने के लिए. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है तुम्हारा जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर, ये ही फुलफिल नहीं कर पाए, ये फेल हो जाए, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास जाएगा बताओ? रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा, उस कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के ऊपर. ठीक है, कंपनी के ऊपर जाएगा. प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के ऊपर, फर्म है तो फर्म के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ड्यू पे करने का. इज दैट क्लियर? सबसे पहले डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास, उसके बाद सीधा तुम अपने कंपनी या फिर प्रोप्राइटर फिर फर्म जो है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पेमेंट करने का. क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ. फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पकड़ लो तुमने 3 महीने से काम किया है. ठीक है, 3 महीने का पेमेंट बाकी है, तो कौन पेमेंट करेगा? मैनेजर पेमेंट करेगा. नहीं कर रहा है तो बताओ कौन करेगा? उस फैक्ट्री का ओनर या फिर पार्टनर जो भी है,
फैक्ट्री का, वो पेमेंट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल बात है, अंडरस्टूड। यही है सेक्शन 43 कहता है। अब 44 जो है ना, इसमें हल्का सा चेंज है। सेक्शन 44 क्या कहता है? सेक्शन 44 बात करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज, पेमेंट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज, इसको हम लोग लिखेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज। और किसके कारणवश? इन केस ऑफ डेथ या फिर मिसिंग, डेथ या फिर मिसिंग। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज लिखने का यहाँ पे मतलब क्या होता है? इसके पीछे भी मतलब है। इसका पीछे ये नहीं है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर फेल नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारा एम्प्लॉयर जो है ही फेल्ड टू पे, है ना? एम्प्लॉयर जो है ही फेल्ड टू पे, लेकिन यहाँ पे फेल नहीं हुआ है कोई भी। मेरे को पेमेंट करना है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा डेथ हो चुका है, मिसिंग हो चुके हो तुम, तो मैं पेमेंट किसको करूंगा? इसलिए हम लोगों ने फेल नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूज, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अभी तक। क्या ये समझ में आ रहा है? तो किसको करेंगे हम लोग, बताओ फटाफट। हम लोग इसका पेमेंट करेंगे। ड्यूज शैल बी पेड टू, ड्यूज शैल बी पेड टू, किसको बता दो फटाफट। तुम्हारा अगर कोई नॉमिनी है, नॉमिनी के पास चला जाएगा, ठीक है, या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास चला जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता दो। ठीक है, और जैसे ही एम्प्लॉयर पूरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट अपने अपने एम्प्लॉई को, तो वो ढूंढ नहीं पा रहा, या फिर वो मर गया, उसके नॉमिनी को दे दिया, या फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास ट्रांसफर हो गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म वहां से। क्या ये समझ में आ रहा है? बता दो फटाफट। ये हो गया सेक्शन 44, सिंपल चीज। ठीक है, यही चीज तुमको याद रखना है। ठीक, अब आएगा सेक्शन 45। ठीक है, सेक्शन 45 क्या कहता है? सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट द क्लेम अंडर द कोड। क्या बताओ? क्लेम्स अंडर द कोड, क्लेम अंडर द कोड, क्लेम्स अंडर द कोड। ठीक है, एंड उसके प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर कि क्लेम कैसे करना होता है। अंडरस्टूड? बता दो फटाफट। अच्छा, इसमें क्या है, इसको समझो अच्छे से। सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगा ऑथोरिटीज का। ठीक है, तुम क्लेम करोगे, तुमको कुछ, तुम्हारा कुछ पेंडिंग है, ठीक है, तुम एज एन एम्प्लॉय तुम क्लेम करना है तुम्हें, तुम किसके पास जाओगे? है ना, किसके पास जाओगे फटाफट बता दो। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाओगे। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाओगे, और ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है? बाय द गवर्नमेंट। ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी कौन है, कौन बैठेगा यहाँ पे? ये जो बैठेगा ना, यहाँ पे जो ऑफिसर होता है ना, ऑफिसर, ये गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर के रैंक का होना चाहिए, गैजेटेड ऑफिसर रैंक का होना चाहिए। बस यही डिटेल तुमको याद रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब देखो कंपेंसेशन एंड टाइमलाइन, देखो इसका कंपेंसेशन एंड टाइमलाइन। ठीक है, केस का, तुम्हारा जो भी केस होगा ना, उस केस के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो अथॉरिटी होगा ना, वो एक्चुअल क्लेम के साथ साथ कंपेंसेशन भी ऑर्डर कर सकता है। मतलब एक्चुअल क्लेम प्लस कंपेंसेशन। क्योंकि तुम एज एन एम्प्लॉयर तुमने पेमेंट नहीं किया ऑन टाइम एंड ऑल दिस थिंग्स, तो अगर कंप्लेंट गया किसके पास? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कंप्लेंट गया, क्या गया? क्लेम गया, कंप्लेंट गया एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास, तो वो क्या करेगा? जो भी तुम्हारा एक्चुअल क्लेम है, पकड़ लो 30,000 रुपये तुम्हारा सैलरी था, ये तुमको मिलना था, तुमको मिला नहीं, बहुत ज़्यादा ड्यू हो चुका है बहुत टाइम से,
तो उसके साथ साथ ये जो हमारा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ना, ये जो गैजेटेड ऑफिसर बैठा है, वो क्या कर सकता है, एक्चुअल क्लेम के साथ साथ कंपेंसेशन भी लगा सकता है, और 20,000 का। ठीक है, तो एम्प्लॉयर को पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। और ये जो मैक्सिमम कंपेंसेशन है, मैक्सिमम कंपेंसेशन की कितना पेमेंट करेंगे हम लोग, कितना पेमेंट, ये जो एक्स्ट्रा लगाएगा ना, ये कितना लगा सकता है, 10 टाइम्स तुम्हारा जो डिटरमाइंड क्लेम है उसका 10 टाइम्स, मतलब 30,000 इंटू 10, ये मैक्सिमम 10 टाइम्स का कंपेंसेशन अलग से लगा सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडरस्टूड। मैक्सिमम कंपेंसेशन डिटरमाइंड कैसे होगा, जो भी तुम्हारा क्लेम होगा, जो भी तुम्हारा एक्चुअल क्लेम होगा उसका 10 टाइम्स। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसको टोटल मिला के भी कंपेंसेशन तुम कह सकते हो, इज दैट 10 गुना ज्यादा। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, टाइमलाइन इसमें लिखा है, इसका मतलब ये 3 मंथ्स, मतलब ये जो हमारा गैजेटेड ऑफिसर है ना, वो चेष्टा करेगा, ट्राई करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा कि वो 3 महीने के अंदर अंदर पूरा क्लेम डिसाइड करके इसको खत्म करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड और नॉट, बताओ फटाफट। ठीक। अब देखो रिकवरी मैकेनिज्म, थर्ड थर्ड टॉपिक आता है रिकवरी मैकेनिज्म। अगर एम्प्लॉयर जो भी डिसाइडेड क्लेम और कंपेंसेशन पे नहीं करता, तो अथॉरिटी उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करने के लिए बोल सकता है। इसको समझो, रिकवरी मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। यह है तुम्हारा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को बोला गया है कि कंपेंसेशन पेमेंट करो। किसका कंपेंसेशन? एम्प्लॉय का। किसने ऑर्डर दिया है? ये हमारा गैजेटेड ऑफिसर जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में बैठा है। ठीक है, हमारा गैजेटेड ऑफिसर ने ऐसा उसको बोल दिया कि डिसाइडेड डिसाइडेड कंपेंसेशन पे करो, अपने एम्प्लॉय को पे करो। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, फेल हो गया, एम्प्लॉयर फेल हो गया, डिसाइडेड कंपेंसेशन पे नहीं कर रहा है। किसको पे नहीं कर रहा है? एम्प्लॉय को पे नहीं कर रहा है। तो होगा क्या, बताओ फटाफट, क्या होगा? ऑथोरिटी क्या करेगा? फिर ऑथोरिटी क्या करेगा? यहाँ पे ऑथोरिटी मतलब गैजेटेड ऑफिसर, ये क्या करेगा? ये सीधा अप्लाई कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा इस केस को किसके पास? कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। केस को फॉरवर्ड कर देगा टू दी कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अंडरस्टूड। और ये जो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड करेगा अपने कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, फॉरवर्ड क्या करेगा? अपना ऑथोरिटी फॉरवर्ड क्या करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगा। ऑथोरिटी हमारा गैजेटेड ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू कर देगा हमारे कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब जैसे इसको मिल जाएगा, हमारे कलेक्टर या फिर डीएम को मिल जाएगा ये चीज, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी। ठीक है, तो कलेक्टर डीएम क्या करेगा? कलेक्टर डी देखो अब क्या होगा, कलेक्टर या जो हमारा डीएम है वो क्या करेगा? कलेक्टर ऑफ और डीएम उस अमाउंट को, जो भी अमाउंट होगा ना, एक्स वाई जेड अमाउंट, कौन सा अमाउंट? डिसाइडेड कंपेंसेशन। जो भी डिसाइडेड कंपेंसेशन का अमाउंट है, उसको पता है किस प्रकार से इसको ट्रीट किया जाएगा? उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्या बताओ? विल बी ट्रीटेड एज एरियर एरियर
ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ट्रीट करने से होगा क्या? होगा ये कि जो हमारा कलेक्टर या फिर डीएम है ना, वो एम्प्लॉयर के एसेट्स को जब्त कर सकता है, जब्त करके रिकवर करके फिर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को। क्या ये समझ में आ रहा है? बता दो फटाफट। समझ में आ रहा है? तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा अगर एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू अगर ये हम लोग डिक्लेयर कर दे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा बता दो। अटैचमेंट हो सकता है प्रॉपर्टीज का, इसको सीज भी लिख सकते हो, सीज लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। सीज हो सकता है, तुम्हारे एसेट्स, एम्प्लॉयर के एसेट्स को सीज करके रिकवर करेंगे एंड फिर पेमेंट होगा। पेमेंट किसको होगा? एम्प्लॉई को। क्या ये समझ में आ रहा है? बता दो फटाफट। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बता दो। ठीक, ओके। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ चुका है। अब तुमको और एक चीज देखना है। अब तुम बोलोगे ठीक है सर, सीज करेंगे, रिकवर करेंगे, पेमेंट करेंगे, ऑल दिस इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन ये कंप्लेंट करेगा कौन? ठीक है, कंप्लेंट करेगा कौन, ये है क्वेश्चन। कंप्लेंट, हु कैन फाइल द कंप्लेंट? हु कैन फाइल द कंप्लेंट? नंबर 4 पॉइंट है यहाँ पे, हु कैन फाइल द कंप्लेंट? एम्प्लॉय खुद कर सकता है, एम्प्लॉय खुद कर सकता है, ठीक, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है ये कर सकता है कंप्लेंट। क्या ये समझ में आ रहा? हाँ जी बता दो। अच्छा, अब देखो, तुम जो फैक्ट्री में काम करते हो, इस फैक्ट्री में पकड़ लो 50 एम्प्लॉयज है, तो 50 का अगर फेलियर हो गया, 50 का अगर तुम्हारा जो भी पेमेंट करना है एम्प्लॉयर को अगर वो बचा है, जैसे कि बोनस हो गया या फिर तुम्हारा ओवर टाइम हो गया या फिर तुम्हारा खुद का वेज हो गया, अगर वो पेमेंट बचा है, तो सबका जो है ना कंप्लेंट एक ही जाएगा, वन सिंगल कंप्लेंट, वन सिंगल कंप्लेंट, वन सिंगल एप्लीकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? वन सिंगल एप्लीकेशन, कलेक्टिव क्लेम्स। क्या एक समझ में आ चुका है? एक लिमिटेशन पीरियड भी यहां पे लगाया गया है। लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। कंप्लेंट करने का कितना टाइम लाइन है? 3 साल। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या 3 साल बाद हम लोग जा सकते कंप्लेंट करने? यस, सफिशिएंट कॉज शो करके। आफ्टर 3 इयर्स सफिशिएंट कॉज तुमको शो करना होगा, तो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन शायद वो लोग ले ले। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ फटाफट। ठीक है, ओके। बस इतना ही याद रखना है तुमको और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर और एक टॉपिक आ जाता है जिसको कहा जाता है पावर ऑफ सिविल कोड। जो हमारा एपिलेट अथॉरिटी है ना, उसके पास सिविल कोड का पावर रहता है, टेकिंग एविडेंसेस, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस, विटनेस लेना। ये नॉर्मल चीज़ है, ये तुमको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा कहा गया
ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या फिर कलेक्टर है, इनको अगर एविडेंसेस चाहिए वगैरह तो एविडेंसेस लेंगे वो लोग। ये जो अथॉरिटी है ना, जो हमारा गैजेटेड ऑफिसर बैठता है, वो भी एविडेंसेस ले सकता है, ठीक है, वो भी जांच पड़ताल कर सकता है इस एप्लीकेशन के ऊपर। इज दैट क्लियर? हाँ जा, हाँ जी, बता दो। ठीक। अच्छा, कंप्लेंट किसके पास जा रहा है, हम लोग कंप्लेंट किसको कर रहे हैं? ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। देखो कहा गया, ये हमारा, ये जो एम्प्लॉयर है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है ना, ये अथॉरिटी जो गैजेटेड ऑफिसर बैठता है, ठीक है, ये गैजेटेड ऑफिसर, तो यही, ये यहाँ पे मैंने लिखवाया, ओके, दिस वन, क्लेम अंडर। तो ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास कौन कौन जा सकता है, बताओ फटाफट। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, एम्प्लॉय जा सकता है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जा सकते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जा सकते हैं एप्लीट अथॉरिटी के पास। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके पास पावर रहता है कि एविडेंसेस मंगवाना, देखना, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो फाइन लगा देगा, मतलब कंपेंसेशन के साथ साथ कंपेंसेशन का 10 गुना ज़्यादा लगा सकता है वो। अगर फिर भी एम्प्लॉयर जो है पेमेंट ना करे तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ये केस को फॉरवर्ड कर देगा टू द कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू करेगा ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर क्या करेगा, सीधा सीज कर देगा, सीज करके रिकवर करके पेमेंट करेगा, किसको, एम्प्लॉय को। क्या ये समझ में आ रहा है? कंप्लेन करने का टाइम लिमिट 3 साल, 3 साल बाद भी जा सकते हो, लेकिन सफिशिएंट कॉज दिखाना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। ओके, फिर जो तुमको करना है वो मैं तुमको बता देता हूँ, फिर एक बार मैं चेक कर लूँ। क्लेम अंडर कोड एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, कंपेंसेशन टाइमलाइन बता दिया मैंने यहाँ पे, रिकवरी मैकेनिज्म बता दिया तुमको, कौन कौन जा सकता है बता दिया मैंने, सिंगल एप्लीकेशन का कलेक्टिव होगा बता दिया मैंने तुमको, पावर ऑफ सिविल कोड रहेगा बता दिया, ये जो हमारा अथॉरिटी है अपॉइंटेड, इसके पास एविडेंस लेने का पावर रहेगा, अटेंडेंस विटनेसेस बुलाने का पावर रहेगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने का पावर रहेगा, बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो। क्या ये समझ में आ रहा है? चलो इतना काफ़ी है। ये प्रिजम्पशंस इसको छोड़ दो, इसको ना, इसको कट कर दो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ऑडिट वाला। अच्छा, ये है सेक्शन 49 अपील, ये देख लो फटाफट। राइट टू अपील, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड बाय द अथॉरिटी, मतलब तुम एम्प्लॉयर हो सकते हो, तुम अग्रीव्ड हो सकते हो, है ना, ऑफ सेक्शन 45 मे प्रिफर एन अपील टू द एपिलेट अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन, तो तुम एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो, सिंपल बात। कितने दिन के अंदर अंदर अपील होना होगा, 90 डेज, इस प्रकार के ऑर्डर पास होने के 90 डेज के अंदर अंदर। अगर तुम सफिशिएंट कॉज दिखा पाओ तो 90 डेज के बाद भी तुम जा सकते हो एज एन एम्प्लॉयर। अब तुम सिर्फ ये नहीं सोचोगे ना कि एम्प्लॉय का क्या क्या हक है, एम्प्लॉयर का भी हक होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर को अगर अपील करना है हमारे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो गैजेटेड ऑफिसर है उसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना है, तो किसके पास जाएगा, एपिलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो सिंपल तुम्हारे दिमाग में इतना याद रखना है कि क्या एम्प्लॉयर भी जा सकता है एपिलेट अथॉरिटी के पास, हाँ, कितना दिन, 90 डेज, ठीक है, ओके। रिकॉर्ड्स रिटर्न एंड नोटिसेस को प्रॉपरली तुमको भरना होता है, ये तुमको याद रखना है। मेंटेन करोगे रजिस्टर, नोटिस डिस्प्ले करोगे प्रॉपरली, बस सिंपल बात। फिर आता है हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का चैप्टर, बहुत ही इजी, ये मेरे को होमवर्क देना है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या होता है? इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ये वो बंदा होता है जो कोड ऑन वेजेस के ऊपर एडवाइस करता है हमारे एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को वो लोग कोड ऑन वेजेस के ऊपर एडवाइस करता है,
ठीक है। और एम्प्लॉय को अगर कोई दिक्कत है एम्प्लॉयर से तो वो भी जा सकता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास। तभी ना जाके हम लोगों ने देखा है कि कंप्लेंट करने का अधिकार कंप्लेंट करने का अधिकार इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास भी है। एम्प्लॉय तो खुद जा सकता है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जा सकते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो है वो भी जा सकता है। क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है दोनों, एम्प्लॉयर को भी एडवाइस करना, एम्प्लॉय को भी एडवाइस करना, है ना। तो एम्प्लॉयर को एडवाइस करना कि कोड ऑन वेजेस को किस प्रकार से फॉलो किया जाए, एंड एम्प्लॉय का अगर कुछ कंप्लेंट वगैरह आ रहा है तो उसके ऊपर वो देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद अगर उसको लगा कि कंप्लेंट करना चाहिए तो वो कंप्लेंट कर देगा किसको, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंप्लेंट कर देगा। जो हमारा गैजेटेड ऑफिसर बैठता है ना उसको कंप्लेंट कर देगा। क्या है समझ में आ रहा? यही है चीज और कुछ नहीं है। अच्छा, इसका अपॉइंटमेंट देखो, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वाया नोटिफिकेशन। उसके पास पावर रहेगा, पावर उसका कोई जियोग्राफिकल लिमिट रहेगा, उसके उसके अंदर ही उसको जो है एक्सरसाइज कर पाएगा वो पावर। ठीक है, ओके। इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ले सकता है। ओके, ये एक डीम्ड पब्लिक सर्वेंट है। जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है ये पब्लिक सर्वेंट है, ये तुमको याद रखना है। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट है। होमवर्क है, रोल ऑफ इंस्पेक्टर को करो। ये देखो, एडवाइज एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिलेटिंग टू कंप्लायंस अंडर दिस कोड। ठीक है, यही चीज है दोस्तों, इसको एक बार रीड करना है, बस खत्म। पावर क्या क्या है इसको रीड करना है, एग्जामिन करना, इंफॉर्मेशन लेना, सीज करना, कॉपी लेना, वगैरह वगैरह, बस। ओके, कंपनी मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और उसके अंदर आ जाता है फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, अदर एसोसिएशन अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत। ठीक है, जब मैं कंपनी कह रहा हूँ तो उसके अंदर फर्म भी आ जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप, एसोसिएशंस भी आ जाता है। ठीक है, ओके। डायरेक्टर्स तो तेरे को पता ही है। कंपनी लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा डगमगाएंगे नहीं, एकदम ईजी चीज़ है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज, कंपनी अगर ऑफेंस कर रहा है तो अगर मेरे को पता है डायरेक्टर्स ऑफेंस कर रहे हैं तो डायरेक्टर को पकड़ेंगे ना, सिंपल बात वही है। अगर तुम इस अगर तुम इस कोड को फॉलो ना करो तो तुमको इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, इम्प्रिजनमेंट विथ एंड इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे नंबर्स नहीं है इसलिए अच्छा है। नंबर्स नहीं, तुमको ज़्यादा याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से देख के आराम से तुम रिमेंबर कर सकते हो। अच्छा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है प्लस फाइन भी लग सकता है। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम सबको माफ है, सेकंड टाइम किसी को माफ नहीं है। सेकंड टाइम और देयर आफ्टर विद इन पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो हम लोगों ने पहले देखा है इस क्लास में, सिमिलर ऑफेंस कर रहे हो तो तुमको भैया अच्छा खासा फाइन वगैरह लगाएंगे, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। कंपाउंडिंग वगैरह जो है तुमको तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा वहाँ पे, कंपाउंडिंग नॉट परमिसिबल। पहली पहली बार कंपनी खोले हो या फिर फर्म खोले हो, तुमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया कोड के तहत, तो पहली बार मिस्टेक माफ। ठीक है, समझाया बुझा के तुमको करवा सकता है अगर तुम रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हो तो। लेकिन अगर तुमने बार बार किया वो क्राइम तो बेटा कंपाउंडिंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके, बस खत्म, इतना ही याद रखो, और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। जितना मैंने करवाया है ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू पास द एग्जामिनेशन, क्रैक द एग्जामिनेशन, ब्रिंग 60% अबव, 60 प्लस एग्जामिनेशन लाना इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक, इसका नोट्स जो है तुमको यहाँ से अगर मटेरियल से करना है मटेरियल से कर सकते हो, इसका नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मिनी चैप्टर्स है लेकिन ईजी है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर बैठेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।